जय हिंद फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेशन में। फ्रेंड आइए, आज जो हम लेक्चर लेने चल रहे हैं ब्लड से संबंधित लेने चल रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसे बोला जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स अथवा श्वेत रक्त कणिका। अभी तक हमने ब्लड से संबंधित 2 लेक्चर को डिस्कस किया है। पहले लेक्चर में हमने ब्लड से संबंधित सारी चीज़ें डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि ब्लड हमारे शरीर में कौन सा रोल प्ले करता है, उसका योगदान क्या है। और उसके साथ साथ ब्लड को हमने क्लासीफाई किया था, ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था जिसे बोला जाता है लिक्विड पार्ट, और उसी लिक्विड पार्ट को मैट्रिक्स अथवा प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में ब्लड से संबंधित डिस्कस किया था। और दूसरा पार्ट हमने क्लासीफाई किया था ब्लड को सॉलिड पार्ट, और सॉलिड पार्ट में क्या चीज़ सम्मिलित था, विभिन्न प्रकार की रुधिर की कणिकाएँ। और उन रुधिर कणिकाओं में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आरबीसी, उसके साथ साथ प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी, 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद जब हमने लेक्चर नंबर 2 लिया, तो लेक्चर नंबर 2 में हमने सॉलिड पार्ट का जो पोर्शन है, जिसमें आरबीसी बोला जाता है, जिसे बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आरबीसी होती क्या है, आरबीसी का हमारे शरीर में योगदान क्या है, और आरबीसी क्या फंक्शन प्ले करती है बॉडी के अंदर, इन सब चीज़ों को हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 2 में आरबीसी से संबंधित डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ आरबीसी किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये भी हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या किया है, डिस्कस किया है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है ब्लड कॉर्पसेल, जिसे बोला जाता है रुधिर कणिका। और रुधिर कणिका में दूसरी जो रुधिर कणिका जिसे बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, अथवा इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल। तो आज ये जो लेक्चर होगा ये संबंधित होगा व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स अथवा श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या है और इनका क्या योगदान है हमारे शरीर में, ये कितने प्रकार की होती हैं और क्या फंक्शन प्ले करती हैं, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में करती क्या है, जिसे हम लोग इम्यून पावर बोलते हैं अथवा प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। और क्यों बोलते हैं, इसका क्या योगदान है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यदि आप आरबीसी से संबंधित अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ब्लड से संबंधित प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर आप 2 देखिए। और यदि आप ब्लड के बारे में डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको लेक्चर नंबर क्या करना पड़ेगा, 1 को देखना पड़ेगा। तो ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग लेने चल रहे हैं ब्लड का सॉलिड पार्ट। और सॉलिड पार्ट के पहले पार्ट को हमने आरबीसी के बारे में डिस्कस किया है, और ये दूसरा पार्ट है जिसे बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, अथवा इसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, अथवा इसी का एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो अब ल्यूकोसाइट क्यों बोला जाता है, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं, और जितनी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उसे पॉइंट में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डब्ल्यूबीसी, जिसी को क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ही हम बोलते हैं व्हाइट, क्या बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहा जाता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, श्वेत। व्हाइट मीन्स होता है श्वेत अथवा सफ़ेद, ब्लड कॉर्पसेल्स। अब क्यों कहते हैं, आरबीसी के अंदर हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि आरबीसी के अंदर एक प्रकार का रिस्पायरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। और हीमोग्लोबिन मतलब कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट डब्ल्यूबीसी के अंदर ना पाए जाने के कारण इसीलिए इसे बोला जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स अथवा श्वेत रक्त कणिका। और इसी का दूसरा नाम है, अथवा इसी को लिखेंगे OR करके, इसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। इसी का दूसरा नाम क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं, ल्यूकोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट अनुपस्थित होने के कारण डब्ल्यूबीसी का नाम क्या कहलाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स अथवा श्वेत रक्त कणिका। और इसी जो श्वेत रक्त कणिका है इसको क्या बोलते हैं, कलरलेस सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलरलेस सेल। मतलब कि ऐसी कोशिका हमारे शरीर के अंदर, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, और इसी को रंगहीन कोशिका के नाम से बोला जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स अथवा
श्वेत रक्त कणिका है अथवा इसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट क्यों नाम है, आपने ये जाना क्योंकि ल्यूकोसाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट अथवा कोई श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता या कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। और वर्णक का काम होता है किसी सेल को क्या करना, एक कलर प्रदान करना अथवा रंग प्रदान करना। अब आरबीसी के अंदर जो रंग रेड कलर आरबीसी हमें दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, जिसमें एक पार्ट था हीम जिसे आयरन कंटेनिंग पार्ट बोलते हैं और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, हीमोग्लोबिन अथवा रिस्पायरेटरी पिगमेंट बनता है। और इसी रिस्पायरेटरी पिगमेंट के प्रेजेंट के कारण ही आरबीसी का जो रंग है वो किस कलर दिखाई देता है, रेड कलर। और इसीलिए हमारे ब्लड का भी कलर किस कलर आता है, रेड कलर आता है। लेकिन WBC के अंदर कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट ना होने के कारण इसीलिए इसे बोला जाता है व्हाइट ब्लड कार्सेल्स अथवा इसी का दूसरा नाम क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइट कहलाता है। उसके बाद ये पहला पॉइंट है जो एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप बताइए कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर कोई मतलब रंजक पदार्थ नहीं पाया जाता। रंजक मीन्स होता है जो रंग प्रदान करे। तो आप याद रखे रहेंगे वो क्या है, WBC, जिसी का दूसरा नाम क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइट कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं कि इसका नंबर हमारे ब्लड के अंदर जैसे RBC की मात्रा होती है, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर भी WBC की भी मात्रा पाई जाती है। तो WBC हमारे बॉडी के अंदर कितना पाई जाती है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ WBC, नंबर ऑफ WBC, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर कितनी अमाउंट में WBC की संख्या पाई जाती है। तो ये कितना होता है, 6000 से लेके 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड। ये कितना होता है, 6000 से टू क्या लिखेंगे, 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड। ठीक है, तो इतना हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, WBC पाया जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। मतलब क्या बोला जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसे क्या बोला जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहा जाता है। और जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है ये बताता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में WBC की मात्रा कितनी होती है। यदि आप CBC रिपोर्ट लेते हैं या किसी पेशेंट का, या आप CBC टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा TLC। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TLC बोलते हैं। क्या लिखा जाता है, TLC। मतलब TLC को क्या बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। मतलब कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो अमाउंट है वो कितना होता है, 6000 से लेकर 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड होता है। अब WBC आगे चल के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड होगा, जिसमें दो प्रकार का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें आता है ग्रेनुलोसाइट और उसके साथ साथ आता है ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट भी कई प्रकार की होती हैं और ये जो ग्रेनुलोसाइट है वो भी कई प्रकार का होता है। इसीलिए संपूर्ण कोशिका को मिलाकर इसका नाम दिया जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। मतलब जब हम संपूर्ण WBC को मिला देते हैं तब उसका नाम क्या कहलाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहलाता है। उसका अमाउंट होता है 6000 से लेकर 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड। उसके बाद कुछ हम लोग क्लिनिकल केस लिखते हैं। ये एग्जाम में आप याद रखे रहेंगे, क्वेश्चन फ्रेंड पूछा जाता है। जैसे कुछ केस लिखते हैं कि जैसे कभी कभी हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन अथवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई अन्य इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन के कारण कई बार WBC की संख्या बढ़ जाती है। और WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो पहला चीज़ लिखते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। अब ये समझते हैं कि जो ल्यूकोसाइटोसिस है, ये ल्यूकोसाइटोसिस है क्या। तो ल्यूकोसाइटोसिस जानते रहना कि ये कब होता है, कि जब इंक्रीज होता है किसका, TLC रेट का। तो इंक्रीज क्या लिखेंगे, इंक्रीज TLC काउंट। इंक्रीज TLC काउंट जब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की संख्या बढ़ जाती है, जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब कि WBC की संख्या इंक्रीज कर जाती है, तब उसी
क्लिनिकल केस को बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, इंक्रीज टीएलसी काउंट, मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की मात्रा यदि हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हुआ है तो उसी बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये हमारे शरीर के अंदर होता क्यों है, ये होता है कि जब ल्यूकोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है तो ये हमारे बॉडी के अंदर क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होता है तो क्या है होता है, इंक्रीज टीएलसी काउंट इन क्या लिखेंगे, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, मतलब कि बॉडी के अंदर यदि कोई बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है या किसी वायरस का संक्रमण हुआ है तो उस केस में क्या होता है कि WBC की संख्या क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, मतलब कि नॉर्मल केस से थोड़ा बढ़ जाती है और उसी प्रक्रिया को बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और दूसरा केस ये लिखते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो WBC है उसकी मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगला केस लिखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, ल्यूकोसाइटोपेनिया तो ल्यूकोसाइटोपेनिया क्या है, तो ल्यूकोसाइटोपेनिया भी जानते रहना क्या है, एक प्रकार की प्रॉब्लम है, एक प्रकार का क्लिनिकल केस है जिसमें क्या होता है, डिक्रीज टीएलसी काउंट, डिक्रीज टीएलसी काउंट। और इस केस में भी क्या होता है कि जो टीएलसी है जिसे बोला जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है अथवा घट जाता है। यदि 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर जो मिलीमीटर क्यूब ब्लड दिया गया है, ये नॉर्मल केस है। यदि इस नॉर्मल केस से कम मात्रा में WBC की संख्या आती है तो उसी बोला जाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया कहा जाता है। और जो ल्यूकोसाइटोपेनिया है इसमें क्या होता है, डिक्रीज टीएलसी काउंट, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये कब होता है कि जब बॉडी के अंदर क्या हो, एक प्रॉब्लम आप लोग जानते होंगे जिसे हम लोग जानते हैं टाइफाइड। एक बीमारी आप पढ़ते हैं टाइफाइड और दूसरी बीमारी आप पढ़ते हैं एड्स के बारे में। तो जब आप टाइफाइड एंड एड्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो WBC की संख्या है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो याद रखे रहना किसमें होता है, टाइफाइड एंड एड्स। तो ये आप याद रखे रहेंगे टाइफाइड के केस में। और उसके साथ साथ क्या होता है, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड क्या लिखते हैं, टाइफाइड एंड एड्स। तो आप याद रखे रहेंगे टाइफाइड के केस में और उसके साथ साथ एड्स के केस में, ये दो बीमारी आप जानते रहें जिसमें क्या होता है कि WBC की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी केस को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं, मतलब कि डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यदि बॉडी के अंदर WBC की संख्या कम हुई है तो उस प्रॉब्लम को ल्यूकोसाइटोपेनिया कहा जाता है। और ये टाइफाइड और उसके साथ साथ किसके केस में होता है, टाइफाइड हो गया और उसके साथ एड्स, इन दो प्रॉब्लम में क्या होता है कि बॉडी के अंदर WBC की संख्या कम हो जाती है। आप पढ़े होंगे कि जब किसी इंसान को एड्स की समस्या हो जाती है तो एड्स में क्या होता है कि जो हेल्पर टी सेल है WBC की एक सेल की प्रकार है। जब WBC हम आगे पढ़ेंगे, क्लासीफाई करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये एक हेल्पर टी सेल होता है, उसमें क्या होता है, हेल्पर टी सेल का नंबर कम हो जाता है और उसी नंबर कम होने के कारण प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, ल्यूकोसाइटोपेनिया, मतलब डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो यदि WBC नॉर्मल केस से कम हो गया है तो उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। और ये किस केस में होता है, टाइफाइड में और उसके साथ साथ एड्स के केस में ये दिखाई देता है। उसके बाद अगला केस हम लिखते हैं ल्यूकीमिया। एक प्रॉब्लम और होती है वो भी याद रखे रहेंगे। अगला केस है ल्यूकीमिया। अगला केस लिखते हैं क्या होता है, ल्यूकीमिया। ठीक है, तो अगला केस है ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया जानते रहना, ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रॉब्लम है। तो ल्यूकीमिया लिखा जाता है,
तो जो कैंसर से संबंधित है ल्यूकीमिया, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम क्या है, ल्यूकीमिया। तो ये 3 चीज़ क्लिनिकल केस आप जानते रहेंगे। एक है ल्यूकोसाइटोसिस, दूसरा है ल्यूकोसाइटोपेनिया और तीसरा है ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया के केस में आप याद रखे रहना, इसमें भी क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब एबनॉर्मल टीएलसी काउंट। तो टीएलसी जो काउंट है वो एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब कि इंक्रीज कर जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो जाता है। मतलब टीएलसी जो रेट है जिसे बोला जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो क्या कर जाता है, नॉर्मल केस से बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि मोर देन 1 लाख। अगर मोर देन, इसमें लिखेंगे मोर देन 1 लाख, अगर 1 लाख से ज़्यादा, यदि 1 लाख से ज़्यादा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की संख्या इंक्रीज हो गई है तो उसी को जानते रहना क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया को ही क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं इसे, ब्लड कैंसर। तो इसी को क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर आप जानते रहेंगे कि जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो उसी केस को क्या बोला जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले WBC क्या है, उसका नाम वाइट ब्लड कार्सेल्स है, अथवा उसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। और ये जानते रहना कलरलेस सेल है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी रंग प्रदान करने वाला वर्णक नहीं होता, इसीलिए ये वाइट कलर दिखाई देता है। नंबर ऑफ WBC हमारे बॉडी के अंदर कितना होता है, 6000 से लेकर 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड होता है, जिसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, अथवा शॉर्ट फॉर्म में इसे TLC बोलते हैं। और 3 केस हम लोग लिख रहे हैं जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस है, जिसमें इंक्रीज होता है TLC काउंट जो है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यदि इंक्रीज होता है उसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये कब होता है, जब शरीर के अंदर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन हो जाए। और उसके साथ साथ दूसरा हम लोग लिखते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, जिसमें क्या होता है, TLC जो रेट है उसमें डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। और ये कब होता है, जब टाइफाइड एंड एड्स की प्रॉब्लम हो, बॉडी के अंदर बीमारी हो, तो उसमें जो होता है WBC की संख्या कम हो जाती है, और उसी को प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। और तीसरा हम लिख रहे हैं ल्यूकीमिया, जब एबनॉर्मल TLC काउंट, मतलब कि मोर देन 1 लाख, अगर 1 लाख से ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की संख्या बढ़ गई है तो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लड कैंसर जानते रहना बहुत घातक बीमारी है, इसीलिए हम जब किसी भी पेशेंट का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लेते हैं तो उसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, CBC टेस्ट करते हैं। और CBC जो टेस्ट है इसमें क्या होता है कि उसे बोलते हैं कंप्लीट ब्लड कार्सेल टेस्ट, मतलब कि संपूर्ण रुधिर कणिकाओं के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यदि 1 लाख से ज़्यादा WBC की संख्या ब्लड के अंदर इंक्रीज कर गई है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में फ्रेंड क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद आइए हम क्लासीफाई करते हैं किसको, WBC को। तो WBC कितने प्रकार की होती है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। ब्लड कैंसर जो है वो जानते रहना कि जब ब्लड के अंदर 1 लाख से ज़्यादा क्या हो जाए, WBC की संख्या इंक्रीज कर जाए। 1 लाख से ज़्यादा यदि WBC की संख्या इंक्रीज कर गई है तो उसी को बोला जाता है ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर का पता कैसे चलता है, जब हम किसी पेशेंट का क्या लेते हैं, CBC रिपोर्ट लेते हैं। और उसी CBC रिपोर्ट में हम लोग 2 काउंट देखते हैं, एक बोलते हैं DLC और एक बोलते हैं TLC। तो TLC मीन्स होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, WBC का क्लासिफिकेशन। तो अगला पॉइंट लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। तो अगला पॉइंट लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। तो WBC को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो WBC को क्लासीफाई किया जाता है कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट, क्या बोलते हैं, पहला भाग है ग्रेनुलोसाइट, और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है,
ए ग्रेनुलोसाइट। तो एक पार्ट है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा क्या पार्ट है, ए ग्रेनुलोसाइट। मतलब कि WBC को उसके अंदर कण पाए जाते हैं, मतलब ग्रेनुल्स छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उसी के आधार पर कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में। तो एक हिस्सा है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हिस्सा है क्या, ए ग्रेनुलोसाइट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेनुलोसाइट के बारे में और फिर उसके बाद पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो चलिए पहले ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये भी आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड्स, किसके आधार पर किया गया है। तो ये कर रहे हैं हम बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, बेसिस ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक के आधार पर, एंड उसके साथ साथ नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कि हम कोशाद्रव्य और उसके साथ साथ केंद्रक के आधार पर WBC को विभाजित कर रहे हैं 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेनुलोसाइट क्या है और ग्रेनुलोसाइट को ग्रेनुलोसाइट क्यों कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो ग्रेनुलोसाइट पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, तब उसके बाद अध्ययन करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ग्रेनुल पाए जाते हैं। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे कि साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म जो ग्रेन्यूल है, ग्रेन्यूल मीन्स होता है छोटे छोटे कण। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कण है वो ग्रेनुलोसाइट के साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं। तो साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल प्रेजेंट, इसमें क्या होता है कि पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल क्या होता है, प्रेजेंट पाया जाता है किसके अंदर, ग्रेनुलोसाइट WBC कोशिका के अंदर। तो आप याद रखे रहेंगे ग्रेनुलोसाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या कहलाता है, ग्रेनुलोसाइट कहलाता है। ऐसे अगला पॉइंट याद रखे रहेंगे स्टैंड बाई। स्टैंड मीन्स होता है कि अभिरंजन करना। ठीक है, तो इसमें आप याद रखे रहेंगे इसे स्टैंड किया जाता है, स्टैंड बाई। स्टेन मीन्स होता है रंग चढ़ाना अथवा अभिरंजन करना। तो आप याद रखे रहेंगे स्टेन बाई क्या लिखा जाता है, स्पेसिफिक डाई। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक डाई। तो इससे याद रखे रहना कि अभिरंजन किया जा सकता है किसको, ग्रेनुलोसाइट को। जब हम स्लाइड बनाते हैं WBC का तो उसमें हमें अभिरंजन की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए लिखा गया है स्टेन बाय स्पेसिफिक डाई। मतलब कि जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर रंग चढ़ा सकते हैं अथवा अभिरंजन कर सकते हैं। और किस मीडियम में कर सकते हैं, स्पेसिफिक डाई मीडियम में कर सकते हैं। तो आप याद रखे रहना है किसके बारे में है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट कोशिका के बारे में। तो अगला पॉइंट ग्रेनुलोसाइट कोशिका के बारे में फ्रेंड याद रखे रहेंगे। मतलब कि जो ग्रेनुलोसाइट सेल हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मल्टी लोब्ड होता है। मल्टी लोब मीन्स होता है कई प्रकार के लोब से मिलकर बना होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मतलब कि जो प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस है इसका, तो लिखेंगे न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। मतलब इनका जो केंद्रक है वो किस प्रकार का होता है, मल्टी लोब्ड होता है। तो जो ग्रेनुलोसाइट कोशिका है उनका केंद्रक कैसा है, उनका केंद्रक मल्टी लोब्ड है। मल्टी लोब्ड मीन्स होता है कई प्रकार के लोब से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो मल्टी लोब एंड लोब, उसके आगे लिखेंगे एंड लोब आर कनेक्टेड। ठीक है, तो जितने भी लोब हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। कनेक्टेड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे। ये था ग्रेनुलोसाइट के बारे में कुछ पॉइंट जो एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो यदि एग्जाम में ग्रेनुलोसाइट से संबंधित क्वेश्चन आता है तो पूछेगा कि ग्रेनुलोसाइट को ग्रेनुलोसाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म कोशाद्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रेन्यूल छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ग्रेनुलोसाइट। और इसे स्टेन किया जाता है किसके द्वारा, स्पेसिफिक डाई के द्वारा। स्पेसिफिक डाई के द्वारा इसे अभिरंजन अथवा स्टेंड किया जा सकता है।
और न्यूक्लियस जो है इनके अंदर क्या होता है, मल्टी लोब्ड होता है। और प्रत्येक जो लोब है वो जानते रहना कनेक्टेड होता है किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। और याद रखे रहना कि जो केंद्रक है मतलब कि प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि जो आप लिख रहे हैं कि जो केंद्रक है वो मल्टी लोब्ड है और प्रत्येक जो लोब है वो किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा इंटरकनेक्टेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो अगला पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं, प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि ग्रेनुलोसाइट के अंदर यदि क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, तो दे आर कॉल्ड और इसी को क्या बोला जाता है, पॉली। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड लगाते हैं, यदि केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है तो इसे बोला जाता है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर WBC। क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीमार्फो न्यूक्लियर WBC। इसे क्या बोला जाता है, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर WBC कहा जाता है। अब पॉलीमार्फो न्यूक्लियर WBC क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका केंद्रक है वो क्या होता है, मल्टी लोब्ड होता है, कई सारे लोब से मिलकर बना होता है। और जो प्रत्येक लोब है वो जानते रहना किसके द्वारा कनेक्ट होता है, साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड के द्वारा कनेक्ट होता है, इसीलिए इसे पॉलीमार्फो न्यूक्लियर WBC कहा जाता है। तो ये एग्जाम में फ्रेंड पूछा जाता है क्वेश्चन कि पॉलीमार्फो जो न्यूक्लियर WBC है वो कौन सी है, तो आप याद रखे रहेंगे ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट को ही पॉलीमार्फो न्यूक्लियर WBC कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट इसमें हम मेंशन करते हैं, ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो बोन मैरो है उसी के अंदर जानते रहना WBC का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो बॉडी के अंदर बोन मैरो है, बोन मैरो क्या करता है, विभिन्न जितने भी रक्त कणिकाएँ हैं, चाहे WBC हो चाहे RBC हो या प्लेटलेट्स हो, उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। तो बोन मैरो ही ग्रेनुलोसाइट का फॉर्मेशन करती है। इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ग्रेनुलोसाइट से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो WBC को हमने क्लासीफाई किया दो हिस्सों में, एक है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में जानते रहना साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है ग्रेनुलोसाइट। और इसे स्टेन किया जा सकता है, मतलब रंग चढ़ाया जाता है। और किसके द्वारा स्टेन किया जा सकता है, स्पेसिफिक डाई के द्वारा इसे हम लोग स्टेन करते हैं। और जो ग्रेनुलोसाइट के अंदर केंद्रक पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, मल्टी लोब्ड होता है। और जो प्रत्येक लोब होता हो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा। और इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा कनेक्टेड होने के कारण इसे पॉलीमार्फो न्यूक्लियर WBC के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करते हैं ग्रेनुलोसाइट को। तो ग्रेनुलोसाइट आगे चलकर कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसे बोलते हैं एसिडोफिल्स, उसके साथ साथ बेसोफिल्स, और तीसरा जो पार्ट है उसे बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एसिडोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स क्या है और उसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स क्या है। तो अब इतना चीज़ रिमूव करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो अब हम क्लासीफाई करते हैं किसको, ग्रेनुलोसाइट को। ग्रेनुलोसाइट मतलब कि ऐसी WBC कोशिका जिसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट आगे चलकर कितने हिस्सों में डिवाइड होती है, 3 हिस्सों में। तो पहला हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं क्या है, एसिडोफिल्स। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एसिडोफिल्स के बारे में। एसिडोफिल्स तो एसिडोफिल्स जानते रहना फ्रेंड। और उसके साथ साथ एसिडोफिल्स है, और उसके साथ साथ है बेसोफिल्स, एंड उसके साथ साथ तीसरा जो है न्यूट्रोफिल्स है। तो याद रखे रहना एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों जो रुधिर कणिकाएं हैं ये किसका पार्ट है, ग्रेनुलोसाइट की। तो ग्रेनुलोसाइट कोश के आगे चल के 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसे बोला जाता है एसिडोफिल्स, और उसके साथ साथ बेसोफिल्स एंड क्या बोला जाता है, न्यूट्रोफिल्स बोला जाता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एसिडोफिल्स के बारे में। एसिडोफिल्स क्या है, ठीक है। तो एसिडोफिल्स के बारे में जानते रहना। पहले इन सब चीज़ों का पॉइंट लिखते हैं जो एग्जाम में क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि एसिडोफिल्स का साइज आपसे पूछा जाए कि साइज मतलब कि ये कितनी बड़ी होती है, तो एसिडोफिल्स आप याद रखे रहेंगे, बहुत बड़ी सेल नहीं है। इसका साइज जो होता है वो कितना होता है, 10 से 14 माइक्रोन होता है। मतलब कि ये 10 से
कितना 14 माइक्रोन की WBC कोशिका की प्रकार है। तो एसिडोफिल का जो साइज है वो कितना होता है 10 से 14 माइक्रोन। और उसके साथ साथ इसका लाइफ स्पान जानते रहना। लाइफ स्पान मतलब जीवन काल। लाइफ स्पान आप याद रखे रहेंगे, जीवन काल इसका होता है 14 हावर्स, जिसे बोलते हैं 14 घंटे। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है 14 हावर होता है, मतलब कि 14 घंटे होता है। 14 घंटे के बाद ये एसिडोफिल्स हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और नई एसिडोफिल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें फ्रेंड याद रखे रहेंगे। जो एसिडोफिल्स है, एसिडोफिल्स का जो साइज़ है वो साइज़ कितना होता है 10 से 14 माइक्रोन। 10 से 14 माइक्रोन बड़ी होती हैं और इनका जीवन काल कितना होता है 14 घंटे होता है। उसके बाद और लिखेंगे स्टेन विथ एसिडिक मीडियम। आप याद रखे रहना, इससे स्टेन किया जाता है। स्टेन मीन्स होता है कि अभिरंजन करना अथवा रंग चढ़ाना। और किस मीडियम में किया जाता है, एसिडिक, क्योंकि इसका नाम ही एसिडोफिल्स है। एसिडो वर्ड लग गया, मतलब कि इसे एसिड के द्वारा ही क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। तो याद रखे रहेंगे स्टेन, ठीक है, एसिडिक मीडियम मतलब कि एसिडिक जो मीडियम है या जिसे बोला जाता है एसिडिक डाई बोला जाता है, उसमें क्या किया जाता है, एसिडोफिल्स को स्टेन किया जाता है, मतलब उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है अथवा अभिरंजन किया जाता है। तो स्टेन बाई एसिडिक मीडियम याद रखे रहेंगे। ये भी एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि WBC की जो एसिडोफिल्स कोशिका है उसे किसके द्वारा क्या किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे एसिडिक मीडियम की जो डाई होती है उसके द्वारा इसे क्या किया जाता है, अभिरंजन किया जाता है और उससे इओसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इओसिन। तो याद रखे रहेंगे एसिडिक मीडियम डाई है इओसिन। ये एसिडिक मीडियम एक डाई है जिसके द्वारा एसिडोफिल्स को क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या की जाती हैं, पूछी जाती है। उसके बाद लिखते हैं शेप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि इनके केंद्रक का आकार कैसा है। शेप ऑफ न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का आकार। तो केंद्रक जानते रहना कैसा है, बाइलोब्ड है। ठीक है, इनका केंद्रक कैसा होता है, बाइलोब्ड मतलब कि 2 लोब से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, एसिडोफिल्स का जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। और ये हमारा फंक्शन क्या प्ले करते हैं, फंक्शन आप याद रखे रहेंगे, हमारे शरीर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट आवर बॉडी, प्रोटेक्ट आवर बॉडी मतलब कि हमारे शरीर को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं या हमारे शरीर को सुरक्षित रखती हैं। तो प्रोटेक्ट आवर बॉडी मीन्स होता है कि ये हमारे शरीर को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। तो ये इतनी चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें, एसिडोफिल्स है उसका साइज 10 से 14 माइक्रोन होता है और उसके साथ साथ जो जीवन काल है वो 14 घंटे है। और उसके साथ साथ स्टेन, इसे एसिडिक मीडियम में स्टेन किया जा सकता है, मतलब कि अम्लीय माध्यम में अभिरंजन किया जा सकता है। और जिसके द्वारा अभिरंजन किया जाता है उसे इओसिन बोलते हैं। और उसके साथ साथ शेप ऑफ जो न्यूक्लियस है, इसके केंद्र का जो आकार है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। और फंक्शन इनका कार्य जो है प्रोटेक्ट आवर बॉडी, मतलब ये हमारे शरीर को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। और सुरक्षा कैसे प्रदान करती हैं, मतलब अगेंस्ट जो एलर्जी, जो हमारे शरीर के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उस एलर्जिक रिएक्शन के विरुद्ध ही क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो क्या लिखेंगे, मतलब कि प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मीन्स होता है उसके खिलाफ काम करना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अगेंस्ट एलर्जी। ठीक है, तो मतलब कि जो एलर्जी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, उस एलर्जी के अगेंस्ट या उसके विरुद्ध क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो अगेंस्ट एलर्जी मतलब कि एलर्जी के विरुद्ध क्या करना, कार्य करना। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, अगेंस्ट, ठीक है, एलर्जी एंड पैरासाइट। और उसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखे रहेंगे, एंड पैरासाइट। यदि बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट हमारे शरीर के अंदर इंटर कर रहा है तो उसके भी अगेंस्ट क्या करती हैं, कार्य करती हैं। मतलब कि जो एसिडोफिल्स है वो एलर्जी से और उसके साथ साथ पैरासाइट से हमारे शरीर को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं अथवा सुरक्षा करती हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि पैरासाइट से सुरक्षा करने वाली WBC की कौन सी कोशिका है, तो आप याद रखे रहेंगे एसिडोफिल्स।
और एलर्जिक रिएक्शन के विरुद्ध जो कार्य करने वाली कोशिका होती है वो भी याद रखे रहना, क्या है, अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड। ठीक है, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर जो हो रहा है और उसके साथ साथ जो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो रहा है उसके विरुद्ध कार्य करने वाली सेल जो है वो क्या है, एसिडोफिल्स है। तो इतनी चीज़ें याद रखे रहना, क्योंकि ये एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर जानते रहने का जो परसेंटेज रेशियो है, मतलब कि नंबर, मतलब कितने परसेंट ये पाई जाती हैं, यदि नंबर के बारे में जिक्र किया जाएगा तो भी आप याद रखे रहेंगे। ये हमारे शरीर के अंदर 2 से कितना होती हैं, 3% पाई जाती है। मतलब ब्लड के अंदर 2 से 3% WBC में कौन पाया जाता है, एसिडोफिल्स पाया जाता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात हो रही, मतलब कि TLC, संपूर्ण TLC, मतलब कि संपूर्ण TLC टोटल जो ल्यूकोसाइट काउंट है उसमें 2 से 3% क्या पाया जाता है, एसिडोफिल्स पाया जाता है। और ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं, किससे, एलर्जिक रिएक्शन से और उसके साथ साथ पैरासिटिक इन्फेक्शन से। तो ये चीज़ जानते रहना, और इसीलिए इसे जानते रहना कि क्या बोला जाता है, इस्नोफिलिया। इसी का दूसरा नाम क्या कहलाता है, इस्नोफिल। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, इस्नोफिल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट यहाँ हम नोट कर रहे हैं, एसिडोफिल्स का दूसरा नाम क्या कहलाता है, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स कॉल्ड इस्नोफिलिया। क्या बोला जाता है, इस्नोफिलिया कहा जाता है, इस्नोफिलिया। तो आप याद रखे रहेंगे, जो एसिडोफिल्स है उसी का दूसरा नाम क्या कहलाता है, इस्नोफिलिया कहलाता है। और इस्नोफिलिया क्यों कहलाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट काम करती हैं। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो ये एसिडोफिल्स की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मतलब कहा जाता है इस्नोफिलिया की सेल, जो इस्नोफिल जो सेल है वो इंक्रीज हो गई है, और उसी इंक्रीज होने के कारण ही हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। और यदि बॉडी के अंदर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी ये एसिडोफिल्स की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इतना पॉइंट याद रखे रहेंगे फ्रेंड एसिडोफिल्स के बारे में। और ये कब इंक्रीज होता है ये भी आप याद रखे रहेंगे, कब, जब हमारे शरीर के अंदर कुछ बीमारियां हैं जिसे बोला जाता है टीनियासिस और एक है स्कैरिएसिस। मतलब कि टीनियासिस हो गया, स्कैरिएसिस हो गया और हाई फीवर हो गया, हे फीवर जिसे बोलते हैं। तो 3 केस में जानते रहना कि ये क्या होता है कि जो एसिडोफिल्स की संख्या होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, और इसी को बोला जाता है एलर्जिक रिएक्शन। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक में कौन कौन है, टीनियासिस हो गया और उसके साथ साथ एस्कैरिएसिस हो गया, हे फीवर हो गया। मतलब कि 3 प्रॉब्लम आप याद रखेंगे, 3 बीमारियाँ जिसमें एसिडोफिल्स की संख्या इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण हमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इस्नोफिलिया हो जाता है। और इसी इस्नोफिलिया के कारण ही हमारे बॉडी किस कंडीशन में चली जाती है, एलर्जिक कंडीशन में चली जाती है। इसी कारण पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई संक्रमण हुआ है। यदि हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी के अगेंस्ट काम करती हैं। और कौन काम करता है, एसिडोफिल्स। ये चीज़ आप याद रखे रहेंगे। तो इतना जानकारी किसके बारे में था, एसिडोफिल्स के बारे में। अब दूसरा हम ग्रेनुलोसाइट की जो कोशिका के प्रकार हैं दूसरा लिखते हैं बेसोफिल्स। तो इतना आप याद रखे रहेंगे एसिडोफिल्स के बारे में। दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ते हैं बेसोफिल्स के बारे में। तो इतनी चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। एसिडोफिल्स से बाहर अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। तो अगला जो ग्रेनुलोसाइट सेल की प्रकार है, अगला प्रकार लिखते हैं बेसोफिल्स। ठीक है, तो दूसरा प्रकार है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स का दूसरा ग्रेनुलोसाइट कोशिका का जो प्रकार है उसे क्या बोला जाता है, बेसोफिल्स कहा जाता है। तो बेसोफिल्स जानते रहना, इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 8 से 10, क्या लिखते हैं, साइज इसका कितना होता है, 8 से 10 माइक्रोन होता है। मतलब कि जो बेसोफिल्स सेल है वो कितनी बड़ी होती है, 8 से 10 माइक्रोन की होती है। तो बेसोफिल्स कितना होता है, 8 से 10 माइक्रोन। और इसी को बोला जाता है
स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट सेल बोला जाता है। मतलब कि पूछा जाएगा कि आप बताइए सबसे छोटी ग्रेनुलोसाइट कोशिका कौन सी है, तो आप याद रखे रहेंगे वो क्या कौन सा है, बेसोफिल्स। ठीक है, तो बेसोफिल्स को ही क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट सेल कहा जाता है। और इसका लाइफ स्पान जानते रहना कितना देर तक होता है, लाइफ स्पान इसका होता है, लाइफ स्पान होता है 10 आवर्स, मतलब कि ये 10 घंटे तक हमारी बॉडी के अंदर जीवित रहती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। इनका साइज़ है 8 से 10 माइक्रोन, इसीलिए इससे क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट, मतलब संपूर्ण रुधिर कणिका जो है उसमें सबसे छोटी जो है वो क्या है, 8 से 10 माइक्रोन की है, इसलिए इसे बोला जाता है स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट में। मतलब ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार का है, एक है आपका एसिडोफिल्स जिसे स्नोफिल्स बोला जाता है, एंड उसके साथ साथ बेसोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स। इन 3 रुधिर कणिकाओं में सबसे छोटी जो रुधिर कणिका है वो है बेसोफिल्स, याद रखे रहना, जिसकी साइज है 8 से 10 माइक्रोन। और इनका जीवन काल होता है 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे तक ये क्या करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर जीवित रहती हैं। और इन्हें याद रखे रहना, इन्हें भी स्टेन किया जा सकता है, स्टेन बेसिक मीडियम, मतलब कि इन्हें क्षारीय माध्यम में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं, मतलब कि इनको अभिरंजित कर सकते हैं। तो बेसिक मीडियम में क्या किया जाता है, इसे स्टेन किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखे रहेंगे, मतलब कि बेसिक मीडियम में, ठीक है, इसे क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। और जो बेसिक मीडियम में स्टेन किया जाता है उसे बोला जाता है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, क्या बोला जाता है, मिथाइलिन, उसे क्या बोला जाता है, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो याद रखे रहेंगे मिथाइलिन ब्लू में क्या किया जाता है, इसे स्टेन किया जाता है। तो मिथाइलिन ब्लू आप याद रखे रहेंगे कि मिथाइलिन ब्लू में मिथाइलिन जो है वो क्या है, एक प्रकार का डाई है जिसे बोलते हैं अभिरंजन करना अथवा कलर चढ़ाना। ठीक है, तो मिथाइलिन ब्लू में क्या किया जाता है, इससे स्टेन किया जाता है, किसको, ये बेसोफिल्स सेल को। तो बेसोफिल्स सेल को जानते रहना, क्या किया जाता है, मिथाइलिन ब्लू में इसे स्टेन किया जाता है, मतलब इसे अभिरंजित किया जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद अब लिखते हैं कि जो शेप ऑफ न्यूक्लियस है इनका, मतलब कि केंद्रक का आकार, शेप ऑफ न्यूक्लियस मतलब केंद्रक कैसे होता है इनके अंदर। क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था जिसे बोला जाता है एसिडोफिल्स का जो शेप है केंद्रक का कैसा है, बाइलोब्ड है। लेकिन इनका केंद्रक कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अगर सबसे छोटी ग्रेनुलोसाइट कोशिका के बारे में पूछा जाएगा तो बेसोफिल्स है, जीवन काल इसका होता है 10 घंटे, और उसके साथ साथ स्टेन किया जाता है इसे बेसिक मीडियम में, जिसे बोला जाता है मिथाइलिन ब्लू कहा जाता है। ठीक है, तो मिथाइलिन क्या बोला जाता है, ब्लू कहा जाता है। मिथाइलिन ब्लू में इसे क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। और उसके साथ साथ शेप ऑफ न्यूक्लियस में याद रखे रहेंगे, इनका केंद्रक जो है मतलब कि 2 अथवा 3, मतलब 2 and 3 लोब्ड होता है। तो क्या लिखेंगे, 2 and 3 लोब्ड, मतलब कि इनके केंद्रक में 2 से 3 क्या पाए जाते हैं, लोब पाए जाते हैं। मतलब कि इनका जो केंद्रक है वो 2 अथवा 3 लोब से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो ये कौन है, बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स में इतना पॉइंट याद रखे रहेंगे। अगला पॉइंट लिखते हैं, तो साइज इसका 8 से 10 माइक्रोन होता है, जीवन काल इसका 10 घंटे होता है, और इसे स्टेन मतलब अभिरंजित किया जा सकता है, इसे कलर चढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, मिथाइलिन ब्लू के द्वारा। और ये बेसिक मीडियम है, और इनके केंद्रक का जो आकार है वो 2 से 3, ठीक है, लोब से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ फंक्शन जो है ये हमारे शरीर के अंदर कुछ फंक्शन भी प्ले करते हैं। फंक्शन मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ये कार्य क्या करते हैं, ये जानते रहना, सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट हिपैरिन। ठीक है, तो याद रखिए रहना, ये हिपैरिन और उसके साथ साथ हिपैरिन एंड हिस्टामिन बोलते हैं, याद रखें, हिपैरिन और उसके साथ साथ हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट हिपैरिन
हिपैरिन, उसके साथ साथ हिपैरिन हो गया, और उसके साथ साथ क्या होता है, मतलब कि हिपैरिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या कार्य करता है, ये एक एंटीकागुलेंट है। हिपैरिन जानते रहे ना, ये एक प्रकार का क्या है, एंटीकागुलेंट। एंटीकागुलेंट मीन्स होता है कि जो हमें ब्लड, हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है वो रक्त थक्का क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि अभी रक्त को अगर हम बॉडी से बाहर निकाल दें तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि रक्त क्या कर जाता है, क्लॉट कर जाता है। अब क्लॉट क्यों कर जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है घुलनशील अवस्था के रूप में पाई जाती है, मतलब गैसीय अवस्था के रूप में भी पाई जाती है। लेकिन उसे क्लॉट होने क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक एंटीकागुलेंट पाया जाता है जिसे बोला जाता है हिपैरिन, और यही हिपैरिन जानते रहना ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, बचाता है। और उसके साथ साथ हिपैरिन के साथ साथ जानते रहना हिस्टामिन हो गया एंड सीरोटोनिन। ठीक है, तो अगला लिखेंगे हिस्टामिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। तो याद रखे रहेंगे, हिस्टामिन हो गया और उसके साथ साथ सीरोटोनिन हो गया। तो ये दो केमिकल जानते रहना, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामिन जानते रहना एलर्जिक रिएक्शन में भी हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर, और सीरोटोनिन भी कार्य करता है। लेकिन हिपैरिन जानते रहना ये बॉडी के अंदर एक प्रकार का एंटीकागुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, बचाता है। तो इनका फंक्शन आप याद रखे रहेंगे कि ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, मतलब उत्सर्जित करना अथवा इसका निर्माण करना अथवा प्रोड्यूस करना और ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ब्लड से इसे क्या करना, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना है। यदि पूरे शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो यह शरीर के किसी भी कोशिका में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट जो सेल हैं वो क्या करती हैं, काम करती हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारा शरीर किसी चीज़ पैथोजन या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण क्या है, संक्रमित है। और उसी संक्रमण का जब हम पता लगाते हैं तब जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन ना होता तो हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती, ना तो हमारे शरीर के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होता, ना तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती। और हिपैरिन को क्या बोला जाता है, एंटीकागुलेंट बोला जाता है, मतलब कि हमारे ब्लड को थक्का बनने से क्या करती है, रोकती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। इसका एक पॉइंट और लिखते हैं, नंबर जो है इनका, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर इतने फंक्शन प्ले कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इनका नंबर तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। नंबर आप याद रखे रहेंगे कितना होता है, 0.1 से कितना होता है, 0.1 to 5%। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर ये कितना पाई जाती हैं, 0.1 से लेकर 5% पाई जाती हैं। तो इतना चीज़ें पॉइंट फ्रेंड आप याद रखेंगे किसके बारे में है, बेसोफिल्स के बारे में। तो बेसोफिल्स की साइज़ पूछा जाता है 8 से 10 माइक्रोन होता है। ये स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं हैं, सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। ठीक है, ग्रेनुलो जो साइट है उसकी सबसे छोटी कोशिका है। इसका जीवन काल 10 घंटा होता है। इससे स्टेन किया जा सकता है बेसिक मीडियम में, जिसे मिथाइलिन ब्लू कहा जाता है। और इनका केंद्रक जो है वो 2 से और उसके साथ साथ 3 लोब से मिलकर बना होता है। फंक्शन इसका है, मतलब कि इनका कार्य है सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ये सर्जित करती हैं और ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करती हैं किसको, हिपैरिन को, हिस्टामिन को एंड सीरोटोनिन को। और इनका जो नंबर है वो कितना होता है, मतलब कि ये कितना परसेंट हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, 0.1 से कितना 5%। WBC की जो सेल हैं उसमें 0.1 से 5% क्या होता है, बेसोफिल्स पाया जाता है। तो ये था बेसोफिल्स के बारे में। अब उसके बाद तीसरा जो हम ग्रेनुलोसाइट सेल के बारे में पढ़ते हैं वो है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, अभी तक हमने ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन पढ़ा, एसिडोफिल्स के बारे में, और उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, बेसोफिल्स के बारे में। तीसरा जो पार्ट है ग्रेनुलोसाइट का वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो तीसरा जो पार्ट लिखते हैं वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में समझते हैं कि न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर के अंदर क्या क्या फंक्शन प्ले करते हैं। तो पहले इसका साइज लिखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स का आकार, ठीक है, कितना होता है, मतलब कि कितनी बड़ी न्यूट्रोफिल्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं WBC की। तो याद रखे रहना, ठीक है, इनका आकार 10 से कितना होता है, 12 माइक्रोन। ये कितनी बड़ी होती हैं, 10 से 12 माइक्रोन की पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स कितनी, न्यूट्रोफिल्स का साइज़ क्या है, 10 से 12 माइक्रोन। और उसके साथ साथ आप याद रखें इनका जीवन काल जो होता है न्यूट्रोफिल्स का, इनका जीवन काल याद रखे रहना 12 घंटे होता है। मतलब लाइफ स्पान, लाइफ स्पान मीन्स होता है कितना देर तक ये जीवित रहेंगी।
तो आप याद रखे रहेंगे 12 हावर्स मतलब 12 घंटे तक ये सेल हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर जीवित रहता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसे याद रखे रहना कि इससे जो न्यूट्रोफिल सेल है, ठीक है, और उसके साथ साथ अभी हमने बेसोफिल्स पढ़ा, उसके साथ साथ एसिडोफिल्स पढ़ा। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, डाई करते हैं मतलब अवरंजित करते हैं। तो अगला लिखते हैं स्टेन बाई, मतलब किसके द्वारा इससे स्टेन किया जा सकता है। तो स्टेन आप याद रखे रहना, इसमें भी हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, न्यूट्रोफिल्स में भी स्टेन करने के लिए एसिडिक और उसके साथ साथ बेसिक एंड नेचुरल मीडियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब स्टेन बाई एसिडिक और उसके साथ साथ बेसिक एंड न्यूट्रल, मतलब कि इससे एसिडिक मीडियम में और उसके साथ साथ बेसिक मीडियम और उसके साथ साथ न्यूट्रल मीन्स होता है उदासीन मीडियम में। मतलब कि इस मीडियम में क्या किया जा सकता है, इससे डाई किया जा सकता है अथवा अभिरंजित किया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कोश क्या है जिसे, मतलब कि WBC की ऐसी कौन सी सेल है जिसे तीनों माध्यम में क्या किया जा सकता है, अभिरंजित किया जा सकता है। तो आप याद रखे रहेंगे उसमें सम्मिलित है कौन कौन, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड उसके साथ साथ न्यूट्रल मीडियम। और वो सेल कौन सी है जिसे बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स आप याद रखे रहेंगे, ये एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम में क्या किया जा सकता है, स्टेन किया जा सकता है। उसके बाद इससे अगला लिखते हैं शेप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि इनके केंद्रक का जो आकार है, शेप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि इनके केंद्रक में कितने प्रकार के लोब पाए जाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें विभिन्न प्रकार के, किसी में मल्टी लोब्ड है, किसी में 2 या 3 लोब पाए जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स जो है वो याद रखे रहना 3 से 5, ठीक है, मतलब कि ये 3 से 5 लोब से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 to 5 लोब्ड, मतलब कि इनका जो केंद्रक है वो 3 से 5 लोब से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो इनका केंद्रक 3 से 5 लोब्ड से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो ये किसके बारे में था, न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो न्यूट्रोफिल्स का साइज जो है वो 10 से 12 माइक्रोन है, जीवन काल इसका 12 घंटे होता है। और इसे एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम में क्या किया जा सकता है, व्यंजित किया जा सकता है। और इनका जो केंद्रक है वो जानते रहना, ठीक है, क्या होता है, 3 से 5 लोब से मिलकर क्या होता है, बना होता है। और इनका फंक्शन जानते रहना, फाइगोसाइटिक नेचर की तरह काम करती है, मतलब कि फंक्शन इनका है, जानते रहना, फाइगोसाइटिक नेचर मीन्स होता है जो भक्षाणु कोश क्या बोला जाता है। फाइगोसाइटिक मीन्स क्या होता है, भक्षकाणु। भक्षकाणु क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी डेड सेल होती हैं या जितने भी टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उसे खाने में या उसे नष्ट करने में किसका काम है, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है फैगोसाइटिक नेचर, मतलब फैगोसाइटिक नेचर मीन्स होता है भक्षकाणु कोशिका कहा जाता है। तो भक्षकाणु कोशिका इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी डेड सेल होती हैं उसे खाने में कौन हेल्प करता है, न्यूट्रोफिल्स। मतलब न्यूट्रोफिल्स कोशिका उसे क्या कर जाती है, इनगल्फ कर जाती है, मतलब खा लेती है। और इसीलिए इसे बोला जाता है फैगोसाइटिक, मतलब कि ये एक भक्षकाणु कोशिका के रूप में हमारे बॉडी के अंदर क्या करती हैं, कार्य करती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। और उसके साथ साथ फैगोसाइटिक नेचर में ये भी याद रखेंगे, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये याद रखे रहना, बैक्टीरिया को मारने में भी सहायता करती हैं। यदि हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे डिस्ट्रॉय करने में अथवा उसे नष्ट करने में अथवा उसे तोड़ने में किसका योगदान होता है, न्यूट्रोफिल्स का योगदान होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखें, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, वायरस को भी ये नहीं छोड़ती हैं, वायरस। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे, बैक्टीरिया हो गया, उसके साथ साथ वायरस हो गया, इन सब को, ठीक है, इनगल्फ करने में अथवा इसे भक्षकाणु के रूप में कौन कार्य करती है, न्यूट्रोफिल्स कार्य करती है। यदि कोई बैक्टीरिया डेड हो गया है या किसी वायरस का डेड हो गया, कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है हमारे शरीर के अंदर, तो उसे फैगोसाइटिक रूप में या उसे इनगल्फ करने में कौन सहायता करती है, न्यूट्रोफिल्स सहायता करती है। ठीक है, और इसी नेचर के कारण ही न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया बोला जाता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है
कि जब कोई सेल किसी दूसरे सेल को इनगल्फ कर ले, मतलब उसे खा जाए। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स का नेचर आप याद रखे रहेंगे, ये फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, मतलब कि फैगोसिटिस कर देती हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के केस में और उसके साथ साथ वायरस के केस में। जब हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया एंड वायरस इंटर करते हैं तो उसे मार धाड़ के खाने में किसका काम होता है, न्यूट्रोफिल्स का कार्य होता है। और इसी नेचर के कारण, ठीक है, इसी नेचर के कारण जानते रहना, इसे बोला जाता है माइक्रो पुलिसमैन ऑफ सेल। ठीक है, मतलब माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड बोला जाता है, मतलब कि इसी नेचर के कारण इसे क्या बोला जाता है, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, मतलब कि इसी प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के कारण ही जो न्यूट्रोफिल्स है इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जानते रहना एकदम निगरानी की तरह कार्य करती हैं। अगर कहीं भी वायरस बैक्टीरिया दिखते हैं ये तुरंत उसे क्या कर जाते हैं, इनगल्फ कर जाती हैं अथवा उसे क्या कर लेती हैं, खा लेती हैं मारकर। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, मतलब कि ये हमारे संपूर्ण रक्त की क्या करती हैं, निगरानी करती हैं अथवा देखभाल करती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का ये प्रॉपर्टी आप याद रखे रहेंगे। न्यूट्रोफिल्स का साइज 10 से 12 माइक्रोन होता है, जीवन काल इसका 12 घंटे है, और इसे एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम में क्या किया जाता है, डाई किया जा सकता है, ठीक है, स्टेन किया जा सकता है। इस शेप जानते रहना, इनका जो केंद्रक का आकार है वो 3 से 5 लोब से मिलकर बना होता है। और उसके साथ साथ फंक्शन जानते रहना, ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, भैक्षकाण कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। यदि बॉडी के अंदर कोई वायरस अथवा कोई बैक्टीरिया इंटर करते हैं तो उसे नष्ट करके और उसे इनगल्फ करने में सहायता करती हैं। इसीलिए इसे उस प्रक्रिया को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। यदि एक सेल दूसरे सेल को इनगल्फ कर ले तो उसी प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के कारण ही जानते रहना न्यूट्रोफिल्स को माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कहा जाता है। तो माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप याद रखे रहना किसके बारे में पूछ रहा है, न्यूट्रोफिल्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए ब्लड के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जो पुलिसमैन के रूप में कार्य करती है, तो उसे आप याद रखे रहेंगे कौन सी सेल है, न्यूट्रोफिल्स है। और न्यूट्रोफिल्स ही मेजर रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर जितने भी डेड सेल हैं उनको नष्ट करने में। जितने भी टूटी फूटी कोशिकाएं होती है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो या हमारे बॉडी की ही सेल हो, उसे इनगल्फ करने में किसका हेल्प होता है, न्यूट्रोफिल्स का हेल्प होता है। तो हमने 3 सेल को डिस्कस किया जो किसका पार्ट था, ग्रेनुलोसाइट का। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे पार्ट पे और डिस्कस करते हैं एक ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, एक ग्रेनुलोसाइट। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है ब्लड से संबंधित वो सारी चीज़ें हम लोग मेंशन कर रहे हैं और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है वो किसी न किसी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एक ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक ग्रेनुलोसाइट के बारे में, एक ग्रेनुलोसाइट। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप याद रखे रहेंगे कि जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो एकदम क्लियर होता है, मतलब इनके अंदर साइटोप्लाज्म कोशाद्रव के अंदर कोई भी कण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, एक ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। तो एक ग्रेनुलोसाइट के बारे में लिख लेते हैं, साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, क्लियर, साइटोप्लाज्म क्लियर, ठीक है। तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, एकदम क्लियर होता है। क्लियर मीन्स होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर याद रखे रहना कोई भी ग्रेन्यूल्स पाए नहीं जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्लियर एंड उसके साथ साथ लिखेंगे एंड ग्रेनुलर, ठीक है, क्लियर एंड ग्रेनुलर ग्रेनुलर क्या लिखेंगे, ए ग्रेनुलर, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो इनका साइटोप्लाज्म होता है एकदम क्लियर होता है, उनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स पाए नहीं जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, एक ग्रेनुलोसाइट सेल कहा जाता है। तो अब जो एक ग्रेनुलोसाइट सेल है जानते रहना जो न्यूक्लियस है इनका डिवाइडेड नहीं होता, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियस आर नॉट डिवाइडेड इन लोब,
इन लोब, मतलब कि इनका जो केंद्रक है वो लोब में डिवाइड नहीं होता। अभी तक हमने जो ग्रेनुलोसाइट सेल के बारे में पढ़ा, जितने भी ग्रेनुलोसाइट की सेल की कोशिका के प्रकार हमने पढ़ा, उसमें देखा कि जो केंद्रक था वो किसी न किसी लोब में क्या था, डिवाइड था। कोई 3 लोब से 4 लोब में, कोई 3 से 5 लोब में। लेकिन जब हम एक ग्रेनुलोसाइट पढ़ते हैं तो इनका जो केंद्रक है वो जानते रहना लोब में डिवाइड नहीं होता है। तो मतलब कि इनका केंद्रक लोब में डिवाइड नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण ही, ठीक है, आर नॉट डिवाइडेड इन लोब आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड, इसी प्रॉपर्टी के कारण ही जानते रहना इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो हम नाम देते थे, मतलब कि जब WBC, ठीक है, जो अभी हमने WBC का जो ग्रेनुलोसाइट सेल के बारे में पढ़ा था, उसमें देखा था कि कई प्रकार के लोब में जो कोशिकाएं थी वो क्या थे, डिवाइड थी। ये जो एक ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, ये मतलब कि कई सारे लोब में इनका जो केंद्रक है वो डिवाइड नहीं है। इसीलिए इसका नाम जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, मोनोन्यूक्लियर WBC। इसीलिए इसका नाम बोला जाता है मोनोन्यूक्लियर WBC। मतलब कि केंद्रक इनका जो केंद्रक हो कई सारे लोब में डिवाइड नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मोनोन्यूक्लियर WBC कहा जाता है। और उसके पहले जो हमने पढ़ा था कि उसमें जो केंद्रक जो होता है कई सारे हिस्सों में डिवाइड होता है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर WBC कहा जाता है। तो जो ग्रेनुलोसाइट सेल है वो पॉलीमार्फोन्यूक्लियर WBC है, और जो एक ग्रेनुलोसाइट है वो याद रखे रहना मोनोन्यूक्लियर WBC है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोन्यूक्लियर WBC किसे कहते हैं, तो याद रखे रहना एक ग्रेनुलोसाइट को। तो ये 2 पॉइंट ऐसे थे जो एक ग्रेनुलोसाइट से संबंधित थे, जो एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। एक पॉइंट और लिखते हैं जिसमें जानते रहना प्रोड्यूस्ड बोन मैरो। ये भी जानते रहना हमारे शरीर के अंदर कहाँ बनता है, बोन मैरो के अंदर क्या होता है, निर्मित होता है। तो बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, एक ग्रेनुलोसाइट हो चाहे ग्रेनुलोसाइट सेल हो, तो उन सब का फॉर्मेशन जानते रहना किसके अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो एक ग्रेनुलोसाइट है वो आगे चलकर फर्दर 2 हिस्सों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो अब दोनों हिस्सा हम पढ़ते हैं, मतलब कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में। एक बोला जाता है मोनोसाइट और एक बोलते हैं हम लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये जानते रहना मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट है किसका प्रकार है, एक ग्रेनुलोसाइट सेल का। बाकी जो इस्नोफिल्स है या उसी का दूसरा नाम है एसिडोफिल्स अथवा बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों जानते रहना किस चीज़ का हिस्सा होता है, ग्रेनुलोसाइट का होता है। तो अब ये ग्रेनुलोसाइट डिवाइड होता है 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा जो आता है उसे बोलते हैं मोनोसाइट, ठीक है। तो पहला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। तो मोनोसाइट्स का क्या योगदान है हमारे शरीर के अंदर और ये क्या फंक्शन प्ले करती हैं। अब मोनोसाइट आप याद रखे रहेंगे किस चीज़ का हिस्सा है, एक ग्रेनुलोसाइट का। एक ग्रेनुलोसाइट आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, पहला है मोनोसाइट और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट का जो साइज है याद रखना कितना होता है, साइज लिखेंगे इसका। तो मोनोसाइट जो है उसका साइज आप याद रखे रहेंगे कितना होता है, 12 से 20 माइक्रोन। ये कितना होता है, 12 से 20 माइक्रोन। मतलब कि कितनी बड़ी है, 12 से 20 माइक्रोन की जो सेल है वो क्या है, मोनोसाइट होती है। उसके साथ साथ लाइफ स्पान आप याद रखे रहेंगे। अगला पॉइंट लिखते हैं लाइफ स्पान। तो जो लाइफ स्पान है इसका, लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा देर तक नहीं है। जैसे अभी तक हमने जितने भी सेल देखा था, ठीक है, मतलब कि 24 घंटे से बहुत कम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेस देन, ठीक है, क्या लिखेंगे 24 हावर। मतलब कि 24 घंटे से क्या होता है, कम होता है। कोई फिक्स इनका लाइफ स्पान नहीं है, लेकिन 24 घंटे से क्या होता है, कम होता है। तो मोनोसाइट का साइज जो है वो 12 से 20 माइक्रोन होता है। जीवन काल इनका होता है 24 घंटे से कम होता है। तो लेस देन क्या लिखा जाएगा, 24 आवर्स, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप मोनोसाइट से संबंधित याद रखे रहेंगे। और जो इनके शेप ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब कि अगला लिखते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखे रहेंगे, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है क्या मोनोसाइट को स्टेन किया जा सकता है, तो अगला पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेन तो इसमें आप याद रखे रहेंगे नो स्टेन, मतलब कि इन्हें स्टेन किसी भी मीडियम में नहीं किया जा सकता है। तो चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे वो बेसिक मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, इसे जानते रहना स्टेन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि कोई सी भी मीडियम में,
ठीक है, मोनोसाइट को स्टेन अभिरंजित नहीं किया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं न्यूक्लियस शेप। न्यूक्लियस शेप, तो इनका न्यूक्लियस का जो आकार है, ठीक है, तो न्यूक्लियस का आकार आप याद रखें किसके आकार का होता है, किडनी के आकार का, तो बीन के आकार का। किडनी एंड बीन। बीन मीन्स होता है सेम के बीज, मतलब कि बीन मीन्स क्या होता है, सेम का बीज। यदि आप सेम को देखे होंगे तो सेम के जो बीज का शेप होता है, या किडनी मतलब ब्रिक, मानो कि ब्रिक की जो संरचना होती है उसका जो शेप होता है उसी के आकार की क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर मोनोसाइट पाई जाती है। तो किडनी हो गया, ठीक है, किडनी के आकार की, और उसके साथ साथ किसके आकार की, बीन के आकार की संरचना के रूप में कौन पाया जाता है, मोनोसाइट्स पाया जाता है। अब उसके बाद मोनोसाइट के बारे में थोड़ा और पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि मोनोसाइट भी हमारे शरीर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल को क्या करती है, प्ले करती है। तो मोनोसाइट के बारे में याद रखेंगे, साइज इसका 12 से कितना होता है, 20 माइक्रोन। जीवन काल इसका होता है 24 घंटे से कम। इसे किसी भी मीडियम में स्टेन नहीं किया जा सकता है। इनका केंद्रक किडनी के आकार का और उसके साथ साथ बीन के आकार का होता है। और उसके साथ साथ आप याद रखें इनका फंक्शन जानते रहना कैसा है। अगला पॉइंट लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन मीन्स होता है कार्य, मतलब कि ये हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करती है। तो अभी तक साइज, लाइफ स्पान, स्टेन एंड न्यूक्लियस हमने देखा। उसके बाद आप समझते हैं कि इनका कार्य क्या है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के अंदर जानते रहना, ठीक है, मैक्रोसाइट, ठीक है, सेल के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है, या इसके वेंजर के रूप में कार्य करती हैं, जो क्या करती हैं, इनगल्फ करती हैं, मतलब कि डैमेज जो सेल है, ठीक है, मतलब इनगल्फ, क्या लिखेंगे, इनगल्फ डैमेज सेल, ठीक है, मतलब कि ब्लड के अंदर जितने भी डैमेज, ठीक है, डैमेज सेल होती हैं ब्लड के अंदर, उस डैमेज्ड सेल को जानते रहना ये क्या कर लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं, ठीक है। तो इनगल्फ डैमेज्ड सेल एंड ब्लड वेसल्स एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी डेड सेल होती हैं उन्हें क्या कर लेती हैं, खा लेती हैं। और उसके साथ साथ छोटी छोटी जो धमनी एवं सिराएँ होती हैं वो भी टूटती फूटती रहती हैं, उनको भी एनगल्फ करने में कौन सहायता करती हैं, मोनोसाइट सहायता करती हैं। तो मोनोसाइट का फंक्शन याद रखे रहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी डेड हैं सेल हैं, उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड कार्पसेल्स हैं, ठीक है। डैमेज ब्लड कार्पसेल्स, या जो डैमेज सेल लिखा गया, सेल्स का मतलब है यहाँ पे ब्लड कार्पसेल्स, मतलब रुधिर कणिका। तो रुधिर कणिका हो गई, चाहे उसके बॉडी के अंदर याद रखे रहना ब्लड वेसल्स हो गया, छोटी मोटी जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं वो भी टूटती फूटती रहती हैं, तो उनको इनगल्फ करने में जानते रहना किसका योगदान होता है, मोनोसाइट का योगदान होता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, ठीक। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ते हैं लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। अगला जो WBC के प्रकार में एक ग्रेनुलोसाइट में आता है वो है अगला न्यूट्रोफिल्स। तो ये था मोनोसाइट के बारे में जो एग्जाम में क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स नहीं, उसके बाद अगला है लिम्फोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आ जाता है किसमें, ग्रेनुलोसाइट में। तो एक ग्रेनुलोसाइट में अगला प्रकार है लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। तो लिम्फोसाइट अगला प्रकार है, ठीक है, किसका, एक ग्रेनुलोसाइट का। तो लिम्फोसाइट का जो साइज होता है वो याद रखे रहेंगे ना, कितना होता है, 6 से 16 माइक्रोन, ठीक है। इनका साइज है कितना, 6 से होता है 6 to 16 माइक्रोन का। ये हमारे बॉडी में इनका जो आकार है वो क्या होता है, पाया जाता है। इनका साइज मतलब कि ये कितनी बड़ी होती हैं, 6 से 16 माइक्रोन की, ठीक है। WBC कोशिका के क्या है, प्रकार हैं। इनका जीवन काल जानते रहना, 5 से कितना दिन होता है, 7 दिन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लाइफ स्पान, इनका लाइफ स्पान होता है 5 to 7 डे। इनका जीवन काल 5 से कितना होता है, 7 दिन होता है। और उसके साथ साथ लिखेंगे कि जो इनका शेप है न्यूक्लियर का वो जानते रहना लार्जर होता है, ठीक है। अगला लिखते हैं शेप ऑफ न्यूक्लियस याद रखने कैसा होता है, लार्जर, ठीक है। मतलब कि इनका जो केंद्रक होता है बहुत बड़ा होता है।
और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही मतलब कि इनका जो केंद्रक है बड़ा होने के कारण, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरल मतलब कि इनका जो लार्ज केंद्रक है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, फैला होता है। ठीक है, तो शेप आप न्यूक्लियस जानते रहना कैसा है, लार्जर है। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसका लिख लेते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन ये बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करती हैं, तो याद रखे रहना जो न्यूट्रोफिल्स है वो लिम्फोसाइट कोशिकाएं आगे जाके कई सारी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखे रहना इसमें कौन कौन सेल है, यहाँ हम लिखते हैं पहली सेल जो फंक्शन प्ले करती है। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग लिखते हैं क्या, टी किलर सेल। पहला क्या है, टी किलर सेल, किलर सेल। तो टी किलर सेल जानते रहना ये बॉडी के अंदर करती क्या है, टी किलर सेल याद रख के रहना है डायरेक्ट किल करती है किसको, माइक्रोब्स को। तो ठीक है, तो ये क्या करती है, किल माइक्रोब्स। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जानते रहना जितने भी माइक्रोब्स इंटर करते हैं उनको किल करने में किसका योगदान है, टी किलर सेल का योगदान होता है। उसके बाद एक सेल और होती है जिसे बोलते हैं टी हेल्पर सेल। ठीक है, अगला जो प्रकार है वो क्या है, टी हेल्पर सेल। ठीक है, तो अगला है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल ही जानते रहना ये टी हेल्पर सेल का ही नंबर कम होता है किस केस में, एड्स के केस में। जब किसी इंसान को HIV इन्फेक्शन होता है जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोवायरल इन्फेक्शन, तो ह्यूमन इम्यूनोवायरल जो इन्फेक्शन होता है उसका अटैक कहाँ पे होता है, टी हेल्पर सेल पे होता है। टी हेल्पर सेल पर अटैक होने के कारण ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, टी लिम्फोसाइट जो कोशिका होता है उसके नंबर को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसीलिए बोला जाता है टी हेल्पर सेल का नंबर यदि हमारे बॉडी के अंदर डाउन हो जाता है, इसीलिए WBC की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ हम पढ़े हैं जिसे बोला जाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया कहा जाता है। तो टी हेल्पर सेल जानते रहना ये हमारे बॉडी के अंदर करता क्या है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, बी लिम्फोसाइट को। मतलब कि स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट, मतलब कि ये बी लिम्फोसाइट सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। मतलब हेल्पर वर्ड लगा है, मतलब कि हेल्प करना अथवा सहायता देना। और जब हेल्प करेगा तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो याद रखें स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट एंड प्रोड्यूस जानते रहना एंटीबॉडी। और ये हमारे शरीर में फिर क्या रिलीज करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे कि मतलब कि जो टी हेल्पर सेल है हमारे शरीर के अंदर क्या योगदान करता है, ये बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए या एंटीबॉडी के निर्माण में। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करवाता है, टी हेल्पर सेल। और इसी के कारण हमारा जो शरीर है विभिन्न प्रकार के पैथोजेनिक इन्फेक्शन से क्या होता है, बचा रहता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो प्रकार लिखते हैं, अगला है टी सप्रेसर सेल। एक सेल और होता है जिसे बोला जाता है टी सप्रेसर सेल। ठीक है, तो अगला क्या है, टी सप्रेसर सेल होता है जो सप्रेस करता है। ठीक है, तो SUPPER, तो इसे क्या बोला जाता है, सप्रेसर। ठीक है, तो सप्रेसर सेल तो याद रखे रहेंगे टी सप्रेसर सेल जो है ये क्या करता है, सप्रेस करता है। सप्रेस मीन्स होता है कि हमारे शरीर को इम्यून के लेवल पे क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। सप्रेसिस मीन्स क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट सेल है उसे क्या करके करना, प्रोटेक्ट करके रखना। तो प्रोटेक्ट करके रखने में किसका काम है, टी सप्रेसर सेल का काम होता है। तो टी किलर सेल का काम होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, उसे मारने में सहायता करता है। और टी हेल्पर सेल का काम है बी लिम्फोसाइट कोशिका को स्टिमुलेट करना जिससे वो बॉडी के अंदर क्या बनाए, ठीक है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करे। ठीक, और उसके साथ साथ जो टी सप्रेसर सेल है सपोर्ट देता है। और एक चीज़ जानते रहना जो टी किलर सेल है, और ये टी किलर सेल का एक फंक्शन और होता है, ये प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसे सुरक्षित रखने में या उसे प्रोटेक्ट करने में
टी किलर सेल का योगदान होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो भी जो लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। और उसके साथ साथ इनका जो नंबर लिख लेते हैं कि नंबर मतलब कि ये कितनी संख्या में हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर कितना परसेंट होता है। तो आप याद रखे रहेंगे 20 से 25% क्या पाए जाती हैं, 20 से 25% याद रखें शरीर में कौन कोशिका पाई जाती है, जिसे बोला जाता है लिम्फोसाइट सेल कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें जो आज हम पढ़े हैं वो किससे संबंधित पढ़े हैं, WBC से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ये जो अभी हमने पढ़ा क्या, लिम्फोसाइट सेल के बारे में। ये लिम्फोसाइट सेल के प्रकार हैं जिसमें टी किलर सेल है जो किल्स करता है माइक्रोब्स को और प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को। और उसके साथ साथ टी हेल्पर सेल के बारे में जो स्टिमुलेट करता है बी लिम्फोसाइट को, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है। यही एंटीबॉडी क्या करती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, वर्क करती है, वर्क करके फिर शरीर को इम्यून पावर देती है, विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्शन से बचाती है। और उसके बाद टी सप्रेसर सेल जानते हैं सप्रेस करता है यदि हमारे शरीर के अंदर, जिससे एंटीबॉडी, ठीक है, मतलब हमारे शरीर की विरुद्ध ही नकार कर ले, उसी से उसी को सपोर्ट करने में सहायता कौन करता है, टी सप्रेसर सेल। मतलब कि कभी कभी हमारे शरीर का जो एंटीबॉडी है हम ही को मारने लगता है, मतलब उससे प्रोटेक्ट करने में किसका योगदान है, टी सप्रेसर सेल का। और इनका नंबर जो जानते रहना 20 से कितना होता है, 25%। तो फ्रेंड अभी तक हमने जितनी सारी चीज़ें अध्ययन किया वो किससे संबंधित था, WBC से। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फ्रेंड, तब ब्लड से संबंधित जो तीसरी रुधिर कणिका है जिसे बोला जाता है प्लेटलेट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।